देखिए बच्चों, आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। देखिए, हम जो भौतिक गुणधर्म थे सारे के सारे कर चुके। आज हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले आता है वायु में दहन। देखिए, वायु में दहन के बारे में क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जो धातु होते हैं वो वायु में बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ धातु कुछ बहुत हल्के से रिएक्ट करते हैं, कुछ तो बहुत ही हल्के रिएक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन हल्के करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सोडियम को वायु में रखेंगे तो वो वायु में ज्वलनशील है, काफ़ी तेज रिएक्शन होगी। वो तो जल में भी ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है शायद। ठीक है, शायद क्या कंफर्म है, मैंने भी खुद कई एक्सपेरिमेंट करे हैं और आप भी बड़ी क्लास में इसके बारे में करेंगे। अभी तो अलाउड नहीं होता है। तो मैग्नीशियम का भी दहन होता है, ये सब आपने देख लिया है। इसकी जांच करने के लिए क्या होता है, आप धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। अच्छा, एक बार बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रासायनिक गुणधर्म है वो ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भौतिक गुणधर्म जरूरी नहीं है, लेकिन भौतिक गुणधर्म अधिकतर बच्चों को आते हैं क्योंकि छोटी क्लास से वो करते हुए आते हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अभी अलग अलग होती हैं, देखो, जैसे Na2O बनाता है, KO2 बनाता है, CO बनाता है। अब ये सारी धातुएं कैसी होंगी बच्चों, मैंने आपको बताया था भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में जब अंतर किया जाता है तो जो धातु होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं। तो ये सारी ऑक्साइड कैसी होंगी, क्षारीय होंगी। CO और CO बनाएगा तो वो भी क्या होगी, क्षारीय होगी। Na2O बनाएगा तो वो भी क्षारीय होगी। KO2 बनाता है तो वो भी क्षारीय होती है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम होता तो धातु है पर बड़ा नोटी बिहेव करता है। और धातु है तो वही धातु की तरह रहे तो इस क्या क्या दिखाएगा, ये इसमें क्षारीय गुण होने चाहिए, और ये क्षारीय गुण दिखाता नहीं है, ये दोनों गुण दिखा रहा है। उभयधर्मी है ये। कैसा गुण दिखा रहा है, Al2O3 बनाता है, लेकिन Al2O3 क्या होता है, होना क्या चाहिए था भाई, धातु है। धातु के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसे क्षारीय होना चाहिए था। और ये क्षारीय होने के साथ साथ अम्लीय गुण भी दिखाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, हमको उभयधर्मी कहते हैं। भाई इनका कोई दीन ईमान नहीं है, दोनों तरफ है। उभयधर्मी है तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी में आता है। पता कैसे चला वैज्ञानिकों की उभयधर्मी में आता है, क्योंकि अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर देता है और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर देता है। जैसे Al2O3 है, वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके AlCl3H2 बनाता है। लेकिन जब उसके साथ रिएक्शन करता है क्षार के साथ, अब देखो, अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अम्ल के साथ अम्ल तो रिएक्शन करेगा नहीं, अम्ल के साथ क्या करेगा, क्षार करेगा। यहाँ तो क्षारीय नेचर दिखा रहा है, AlCl3H2 बना दे रहा है। लेकिन क्षार के साथ भी विक्रिया कर दे रहा है, Al2O3 NaOH के साथ विक्रिया करके NaLO2 बनाता है और H2 बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें बनाता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड एक और तरीका है पता करने का। जैसे Na2 है, आपको पता करना है भाई, Na2O K2O है, आपको पता करना है कि ये दोनों क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो क्या करोगे, इनको जल के साथ अभिक्रिया करा दोगे। जल के साथ अभिक्रिया कराने में क्या बना रहे हैं, ये NaOH बना रहे हैं और KOH बना रहे हैं। और हम जानते हैं, ये सिद्ध है कि NaOH और KOH के होते हैं बहुत ही प्रबल क्षार होते हैं। इसका मतलब क्या है, Na2O और K2O भी क्या है, एक क्षार हैं, क्षारीय ऑक्साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत हल्की अभिक्रिया करती हैं। जैसे पेरिडियम और सोडियम तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, खुले में रख लो तो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। कैरोसिन में आग नहीं पकड़ती, उसमें पकड़ लेती हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये भी रिएक्ट होती हैं, इनके ऊपर ऑक्सीजन की पतली परत पड़ जाती है। ऑक्सीजन की ये परत से क्या होता है, धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जंग भी लग जाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब लेकिन कुछ तरफ और हैं, गोल्ड है, सोना है भाई, वो बहुत हल्के ढंग से रिएक्शन करता है, ठीक है। और इतना हल्के करता है कि अगर सिल्वर और गोल्ड जिसे हम कहते हैं, सोना और चांदी, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दें तब भी ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए देखो, बाद में एनोडीकरण देखेंगे। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया है। जब वायु के संपर्क में आता है एल्युमिनियम तो क्या बनाता है, ऑक्साइड की एक परत बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है, और ऑक्सीकरण इसका नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। अभी संचारण को पढ़ेंगे बच्चों, चिंता मत करिएगा आप। एनोडीकरण के लिए इस एक से सात धातु को एनोड बना दिया जाता है। अभी एनोड कैथोड क्या होते हैं उनके साथ हम बाद में इनको देखेंगे। एनोड पर पड़ जाए तो ऑक्सीजन गैस को मोटी परत बन जाती है। मुद्दे की बात यह है कि एल्युमिनियम के एक बार परत बन गई तो दोबारा उसका ऑक्सीडेशन होने में समस्या होती है। तो अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे में नहीं भी होता है, ठीक है। मैग्नीशियम अभी अभिक्रियाशील है, लेकिन वो ऑक्सीजन के प्रति जो है सोडियम के मुकाबले कम है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से जिंक, आयरन, कॉपर अभिक्रियाशीलता की पता नहीं चलता, और ये बहुत अभिक्रियाशीलता हल्की करते हैं। गोल्ड तो एकदम किस्म से करता ही नहीं है। अब हमने देख लिया। अब बच्चों देखो, तुम कहोगे इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे। आपको मेन ध्यान रखना है रिएक्शन, और रिएक्शन की मदद से ही आपको याद करनी है चीज़ें, कि चीज़ें कैसी होती हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप रिएक्शन पढ़ेंगे,
और रिएक्शन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आप जैसे रिएक्शन पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। अच्छा, अब देखिए, धातु जो होती है जल के साथ क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, धातु जो होती है जल के साथ क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाती है। ध्यान रखना बच्चों ये, लेकिन ये रिएक्शन जितना आसान दिख रहा है ऐसा होता नहीं है। जैसे धातु सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु जो होती है बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करती हैं उससे। ठीक है, और इसके वजह से कहते हैं विस्फोटक कार्य करती हैं। जैसे हम के को अगर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, KOH और H2 बना देगा। साथ में से बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो मैंने बताया ना आग लग जाती है इसमें। एक बहुत फेमस केस है हमारे पीछे जो कॉलेज MBPG में, वहाँ एक लड़का गलती से उसको बोला मंगाया था, तो वो ज़्यादा ले गया सोडियम। उसके साथ ज़्यादा चले जाऊँगा और रास्ते में क्या हुआ, सोडियम में कोई जल वल पकड़ा होगा, वो उससे क्या हो गया, आग लग गई इसको। तो ऐसा कार्य आप लोग नहीं करिएगा। Na और H2O ये क्या बनाता है, NaOH H2 और ऊष्मा गैस निकालती है। CaH2 के साथ रिएक्शन क्या बनता है, COH वोल्टेज बनाता है और H2 गैस निकलती है। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए जो ऊपर लिखा है ना, धातु प्लस जल धात्विक ऑक्साइड और ये बनाती है। ये जो धात्विक ऑक्साइड होती हैं ये बाद में मिला के क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो उन्होंने एक स्टेप को छोड़ रखा है। अच्छा है, एक स्टेप को छोड़ रखा है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो जैसे K और H2 है, पहले इन्होंने क्या बनाया होगा, K और H2 ने, जैसे पिछला रिएक्शन हमने देखा था ना, कौन सा रिएक्शन देखिए, ये वाला रिएक्शन जैसे हमने देखा था, तो पहले इन्होंने क्या बनाया होगा, Na2 और K2O बनाया होगा। लेकिन इन्होंने एक स्टेप छोड़ के आगे कर दिया, फिर ये K2O क्या बनाया होगा, KOH और H2 बनाया होगा। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। ऐसे CaO है, 2H2 है, तो CO3 वगैरह कुछ भी बनाया उसने, उसके बाद COH वोल्टाइज और ये बना दिया। आपको करना क्या है, आपको रिएक्शन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, जो रिएक्शन आपको दिए हुए हैं आपको केवल वही ध्यान रखनी है। ऐसे एल्युमिनियम क्या बनाता है, H2 के साथ रिएक्शन का Al2O3 बनाता है, H2 बनाता है। देखो अब फ़र्क कितना है, देखो ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो क्या बना रहा था, हाइड्रोक्साइड बना रहा था। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है जल के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, एल्युमिनियम तथा आयरन तथा जिंक तत्व ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ विक्रिया करती हैं। अब ये देखो कितने कम अभिक्रियाशील, लेकिन अगर मैं भाप से कराया जाए तो कर लेती हैं। कहाँ तो ये इतने कम अभिक्रियाशील है, कहाँ वो इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि वो फट से रिएक्शन कर जा रहा है। खुले में रखने में ही, हल्के से पानी में, पसीने के पानी में तक रिएक्ट करके, और लड़के को बचा जैसे मैंने बताया, ये थोड़ी सी अभिक्रिया में कर रहा है कैल्शियम और एल्युमिनियम, और ये तो केवल भाप से ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताइए धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होगा, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। धातु जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें लवण और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है वो। जैसे अब इन्होंने पता नहीं कौन सा दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। Na2O की अगर हम रिएक्शन किससे कराएं, Na की HCl से कराएं, हालांकि ये रिएक्शन क्या पता ना होती हो नेचर में, तो क्या बना देगा, NaCl H2 बना देगा। ऐसे ही जिंक की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बना देगा वो, ZnCl2 बना देगा और H2 बना देगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिक्रियाशीलता क्या होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम कम, जिंक और कॉपर की इससे भी कम होगी, आप लोग देखेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अन्य धातु लवणों के साथ कैसी रिएक्शन करेंगी धातुएं। देखो अगर धातु ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो अपने से कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगी, उसके सॉल्ट से हटा देगी। जैसे ये दिया हुआ है धातु और ये बी है, लवण का सॉल्ट है। तो अब पता क्या चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पता कैसे चलेगा आपको कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो एक होती है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर होता है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को उसके सॉल्ट से हटा देगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ये जैसे दिया है ना, तो उसको कैसे याद करें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, होगा और होगी अजीर और कोई, ये इससे ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको। तो सक्रियता श्रेणी में जो टॉप वाला होता है वो उससे नीचे वाले को हटा देगा। जैसे अगर सॉल्ट है जिंक का और नीचे क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटा देगा। पर अगर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्ट है, कॉपर उसको नहीं हटा पाएगा। इसे ही कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है जिसमें ऊपर से नीचे तक वस्तुओं को लगाया जाता है, उनको धातुओं को लगाया जाता है। ऊपर धातु होती है वो नीचे वाले को हटा देती है। जैसे मैं आपको रिएक्शन का एग्जाम्पल दिखा रखा हूँ। अगर रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 बना देगा और Cu को निकाल देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ZnSO4 को निकाल देगा और Cu को उसके साथ में लगा देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई, ठीक। लेकिन अगर ZnSO4 है प्लस Cu है तो वो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो उसको हटा ही नहीं पाएगा। तो इस तरह हमने ये देखा। जैसे इन्होंने लिखा है, देखो आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और जिंक सल्फेट है और वो है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने इसमें दे रखा है कि अगर कौन किसी को धातु से हटा देगा। भाई जिंक सबसे ऊपर है, जिंक क्या करेगा, कॉपर से भी हटा देगा, सिल्वर को भी हटा देगा, ठीक है, और आयरन को भी हटा देगा। और
आयरन उन दोनों को हटा देगा, और सबसे लास्ट में क्या बचा रहेगा खाली, सिल्वर नाइट्रेट, वो किसी को भी नहीं हटा पाएगा। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक आता है, ये धातुओं और अधातुएं एक दूसरे का कैसे रिएक्शन करती हैं। भाई कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, धातु और अधातुएं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं। तो देखिए, इनके रिएक्शन में अगर परफेक्ट धातु है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, प्रथम वर्ग का एलिमेंट है, और ये 17वें ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, जो प्योर नॉन मेटल होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के, और अगर बीच वाले हैं उतने ज़्यादा नहीं है अंतर, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कहते हैं कोवलेंट बंध। इन्होंने कहा है कुछ के हमने विन्यास दे रखे हैं, जैसे Na है, Na और Cl में भाई क्या है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cl के पास Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है Na, और क्लोरीन क्या है, 17वें ग्रुप का है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, बंध बना देंगे, और ये बंध कैसा होगा, आयनिक बंध होगा। ठीक है। दूसरे वाले ग्रुप वाले अगर मेटल है प्योर और प्योर नॉन मेटल है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्डों के गुणधर्म देख लेते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुणधर्म देख लेते हैं। एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक बहुत है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। भौतिक प्रकृति क्या होती है, अधिकतर ये ठोस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ठोस नहीं होते, वैसे अधिकतर ये ठोस होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। घुलनशीलता क्या होती है, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल और इसमें कम होते हैं। अब विद्युत चालकता कैसी होती है, अच्छी विद्युत चालकता होती है। ठीक है, लेकिन क्या होती है, जब ये पानी में अक्सर रहते हैं, हाँ उसमें भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था में क्योंकि इनकी संरचना अधिकतर क्या होती है, दृढ़ होती है, तो ये यौगिक चालन नहीं कर सकते। लेकिन जब इनको पानी में मिलाया जाता है, तो ये आराम से जो विद्युत होता है उसका संचालन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा NaCl है, वो 3 इडियट पिक्चर थी ना, NaCl को वैसे नहीं करता है, लेकिन जब टॉयलेट के रूप निकालता है तो चल कर देता है। यानी जब ये जल के रूप में होगा, जब ये विलयन के रूप में होगा, तो रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब एक टॉपिक आता है धातुओं की प्राप्ति एवं धातुओं का निष्कर्षण। अब ये जो है बड़ा टॉपिक है, इसको आज नहीं करेंगे, इसको अगली बार करेंगे। तो ये फिर हमारा चैप्टर जो है धातुओं का निष्कर्षण हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।